हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस नवंबर का भाग 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ आरबीआई के सर्कुलर थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, सिर्फ 2 से 3 सर्कुलर आए थे, वो भी बहुत बेसिक, लेकिन उनको भी कवर करते हैं। 2 एनबीएफसी हैं जिनका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। आप देख सकते हैं 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल मिल्क डे, उसका ये सर्कुलर है। तो एक का नाम है उल्लास सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। उल्लास सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड बस कहाँ की है ये ध्यान रख लो, गांधीनगर की है, गुजरात की एनबीएफसी है। इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। और दूसरी है सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि भरतपुर राजस्थान की है। सीकर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। फिर 6 एनबीएफसी हैं, 6 एनबीएफसी ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो सरेंडर कर दिया है आरबीआई को, यानी एक तरह से इनका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA के तहत। तो ये कौन सी हैं? ये बेलोना डीलकॉम है जो कानपुर की है, सोनाटा फाइनेंस लखनऊ, स्टैनले व्यापार कोलकाता, मयूर बाल्टर कंपनी कोलकाता, शक्ति कंसल्टेंट कोलकाता और सीएल डेवलपर कोलकाता। तो 6 जो हैं ये, इनमें से 4 कोलकाता की हैं, एक कानपुर की है और एक लखनऊ की है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 90, आप जानते हो आरबीआई को बने हुए अब 90 साल हो गए हैं। 1935 आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत 1935 में आरबीआई बना था। तो अब 2035 आ गया है, 1935 में आरबीआई बन गया था, तो यानी कि 90 साल हो गए हैं। तो 2025 अब चल रहा है, राइट। आरबीआई एक्ट 90 बोलते हैं इसलिए। तो इसके तहत 51st ऑल इंडिया इंटर इंस्टीट्यूशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट आरबीआई ने करवाया और ये चंडीगढ़ में हुआ था। इसमें मेन सिंगल जीता जी सातियान ने और वुमेन सिंगल जीता स्वास्तिका घोष ने। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया 4th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024। ये आरबीआई का एक 19 नवंबर को एक सर्कुलर है। डीपीआईआईटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसने स्टार्टअप्स की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। स्टार्टअप्स की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। तो इसके साथ हमें जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है हमारी, उसमें भी तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो लेट से कि कोई विदेशी कंपनी है, वो भारत के किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहती है। अब आपने स्टार्टअप की डेफिनेशन चेंज कर दी, तो जो नई एक्ट, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसी के तहत फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडिया के स्टार्टअप में। लेकिन अब कोई पहले अगर वो स्टार्टअप था और अब वो स्टार्टअप रहा ही नहीं, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगी? यानी आपने स्टार्टअप की डेफिनेशन अगर चेंज करी है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो हमारा, उसमें भी तो आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी हमें चेंज करना है। और जो हमने स्टार्टअप की डेफिनेशन है जो चेंज की थी, डीपीआईआईटी ने जो चेंज की थी, राइट, ये आखिरी चेंज हुआ था 19 फरवरी 2019 को। हमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी उसी डेफिनेशन को लेकर आना है। तो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, इसको हम स्टार्टअप कहते हैं इंडिया में, राइट। तो आपको मैं बता देता हूं। अब इंडिया में जो लेटेस्ट डेफिनेशन है डीपीआईआईटी के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक, वो ये है, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करा है, राइट, तो 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पहले ये 5 साल था, अब इसको 10 साल कर दिया है। यानी लेट से आपने 2014 में कोई कंपनी शुरू करी, तो 10 साल यानी 2024 तक आप उसे स्टार्टअप कह सकते हैं। और अगर उसका जो टर्नओवर है 100 करोड़ तक है, तो आप उसे कह सकते हैं। लेट से आपने कंपनी स्टार्ट करी 2014 में और 2016 में 2 साल के बाद ही वो 200 करोड़ रुपए साल का कारोबार करने लगी, तो वो स्टार्टअप नहीं है। तो क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर अगर उसका स्टार्टअप का टर्नओवर हो गया, तो फिर वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। पहले 25 करोड़ था, अब इसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया है। और अगर मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, उसका 100 करोड़ का जो है वो टर्नओवर नहीं है, साल का कारोबार इतना नहीं है, तो फिर 10 साल तक वो स्टार्टअप कहलाया जा सकता है। लेकिन अगर 10 साल से पहले ही उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है, तो फिर वो स्टार्टअप नहीं कहलाया जाएगा। समझ में आया? तो ड्यूरेशन में 10 साल और थ्रेशोल्ड फॉर टर्नओवर में 100 करोड़। तो ये डेफिनेशन है स्टार्टअप की। और लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप जो हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं ऑन द डीपीआईआईटी वेबसाइट। समझ में आया आपको? तो ये हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो हमारा एक्ट है, उसमें बदलाव अभी अभी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से भारत का जो जीडीपी है वो कितना ग्रो करेगा
इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25? तो आंसर है 6.5%। 6.5%। इज दैट क्लियर? मैं आपसे अगर पूछूं कि हमारा जो भारत में जो हमारा जीडीपी ग्रोथ हुआ, ऑफिशियल सरकारी जो फिगर है, तो कितना हुआ हमारा इंडिया में जो 2025 फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, देखिए ये आप जानते हैं, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट उसमें कितना था? तो आंसर है 5.4%। 5.4%, जो कि बहुत कम है, राइट? पिछले 2 सालों में इतना कम कभी भी नहीं हुआ। और हमारा फर्स्ट हाफ में कितना था? Q1। देखो फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, और इसमें 4 क्वार्टर है। पहला अप्रैल से मई और जून, अप्रैल से जून 2024, फिर जुलाई से सितंबर 2024, फिर अक्टूबर से दिसंबर 2024, और अभी हम फाइनल क्वार्टर में चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, यानी जनवरी 2025 से लेके मार्च 2025। 4 क्वार्टर है। तो जो पहला क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमारा कितना था? 6.7%। दूसरे वाले में 5.4%। तीसरे और चौथे का अभी नहीं पता चला है, चौथा तो अभी चल ही रहा है, तो तीसरे वाला तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली, तो तीसरे वाले में अभी नहीं बताया गया है कि कितना है। इज दैट क्लियर? इवन जो ये 6.7 भी हुआ था ना, ये उसके पिछले 15 महीनों में सबसे कम था, और 5.4 ने तो जैसे इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। तो लेकिन एसबीआई कहता है कि उनका जो प्रोजेक्शन है इन द सेकेंड क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर, वो 6.5% के आसपास है, लेकिन भारत सरकार ने जो फिगर दिए हैं उसमें 5.4% कहा है, राइट? और थर्ड क्वार्टर में कितना बोल रहे हैं? थर्ड क्वार्टर में इन्होंने ऐसे कोई एग्जैक्टली फिगर नहीं दिया है अभी, वो आने वाले अपने एस्टिमेशन में वो बताएंगे, बट इन्होंने जो कहा है कि 7% के आसपास ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वार्टर में 7% के आसपास ये एसबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इनका प्रोजेक्शन, Q1, Q2, Q3, Q4 और ओवरऑल। तो मैंने आपको जो बताया 6.5%, आप यहाँ पे उसे इस टेबल में भी जो है अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये है हमारा रियल जीडीपी प्रोजेक्शन। तो थर्ड क्वार्टर में 7.2 टू 7.3 के आसपास बोल रहे हैं ये। फोर्थ क्वार्टर में भी 7.2 टू 7.3, यानी 7% के आसपास जो मैंने आपको बताया था। ओवरऑल क्या है? पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है? फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्शन है जीडीपी का, वो है 6.927%। 6.927%। और आरबीआई तो अपनी हर मॉनेटरी पॉलिसी में रिवाइज करता है। अभी जो लेटेस्ट है आरबीआई का, जो फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसमें इन्होंने 6.7% इसको कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंशन दिया है बैंक्स को, कि जो एटीएम ऑपरेटर हैं उनको भी और बैंक्स को भी, कि आप कैसेट स्वैप मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करिए मनी रिप्लेनिशमेंट के लिए एटीएम में। तो ये कब तक आपको करना है? ये 31 मार्च 2025 तक करना है। एक्चुअली क्या है ना, इसकी बहुत सारी डेडलाइन हो चुकी है। ये जो कैसेट स्वैप मैकेनिज्म है, सबसे पहले तो ये होता क्या है, राइट? तो ये होता है, जैसे अभी तक क्या होता था, एक ओपन मैकेनिज्म होता था। जैसे मान लीजिए आपने कैश निकाला, तो वहाँ पे एक ट्रे बनी होती है, उसमें आपने कैश निकाला, बदले में आप कैश रखेंगे। तो अभी एक ओपन कैश रिप्लेनिशमेंट होता था, लेकिन उसमें चोरी चकारी के चांस बहुत रहते थे और बहुत सारे कंसर्न्स थे। काउंटरफिट नोट्स वगैरह बड़े आसानी से हो जाते थे उसमें। मान लो एटीएम में कोई पर्सन काम कर रहा है जो एटीएम ऑपरेटर वाली टीम में है, तो वो वहाँ पे नकली नोट भी रख सकता है। तो काउंटरफिट करेंसी भी एक प्रॉब्लम थी उसमें, क्योंकि ओपन कैश रिप्लेनिशमेंट था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा? अब वहाँ पे कैसेट होंगी, ऐसे एक कैसेट, 2, 3 बंद होती हैं ये, इनके अंदर नोट होते हैं। तो एटीएम ऑपरेटर क्या करेंगे, एक कैसेट को निकालेंगे और दूसरी कैसेट लगाएंगे, यानी वो खुलेगा नहीं, यानी वो नोट के टच में नहीं आएंगे। तो ये जो कैसेट स्वैप मैकेनिज्म है, ज़्यादा सेफ है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसमें नोट्स के टच में नहीं आ रहे, काउंटरफिट करेंसी वगैरह जो है रुकेंगी। अभी इंडिया में लगभग 2.5 लाख एटीएम है, ठीक है? 2,60,000 के पास, एग्जैक्ट नंबर तो वो तो हर रोज़ ही चेंज होते हैं, लेकिन 2,60,000 के पास जो है वो एटीएम है। तो ये एक्सटेंशन होती जा रही है, राइट? ये जो कैसेट स्वैप का जो आइडिया है, सबसे पहली बार आया था अप्रैल 2018 में। तो इसकी पहली डेडलाइन फाइनेंशियल ईयर 21 थी, यानी 31 मार्च 2021। अब देखिए लेटेस्ट डेडलाइन 31 मार्च 2025 है, क्योंकि टाइम लगता है ऑब्वियसली। तो जो अब इसमें कैसेट का खर्चा होता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। एक कैसेट 12 से 15 हज़ार रुपये का आता है, जिसमें आप नोट भर देते हो अंदर, तो कैसेट लॉक हो जाता है और फिर खुलता नहीं है, राइट? तो कैसेट खरीदने पड़ेंगे, बस वो एक थोड़ा खर्चा है। और बाकी उसमें अब अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद जैसे एटीएम है, जो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं एटीएम में, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद 2022 में 17 रुपये कर दिया था पर ट्रांजैक्शन। तो
उसको बढ़ा देंगे क्योंकि एटीएम वालों का खर्चा बढ़ेगा, अब जैसे बैंक का खर्चा बढ़ेगा कैसेट स्वैप मैकेनिज्म, लेकिन आरबीआई ने कहा है तो करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2025 तक का टाइम दिया है। समझ में आया आपको ये? तो ये एक अच्छा सवाल ये भी है कि कौन सी कमेटी ने कहा था ये कि भाई ये कैसेट स्वैप मॉडल फॉलो करो। तो ये कहा था डी के मोहंटी कमेटी ने। डी के मोहंटी कमेटी बनी थी, कब बनी थी? डी के मोहंटी कमेटी बनी थी अक्टूबर 2016 में। अक्टूबर 2016 में कमेटी बनी थी, तो इसने कहा था। तो कैसेट स्वैप जो है एक लॉकेबल मैकेनिज्म है, कैसेट लॉक हो जाते हैं और उसमें जो है कैश फिर नहीं, सीधे आप कैसेट रिप्लेस करते हो एटीएम में। उसके बाद क्या जो कैश की डिमांड है क्या वो बढ़ रही है, घट रही है? आपको लगता होगा कैश की डिमांड कम हो रही है, हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भारत में जो एनबीएफसीज हैं खास तौर पे वो बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। फिर ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ई कॉमर्स में क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। आज भी देखो छोटे शहरों में जो ई कॉमर्स वगैरह में लोग, क्योंकि उनको उतना विश्वास नहीं होता ना, उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड या इस तरह की चीज़ें होती है कि वो ऑनलाइन पेमेंट कर दें। यूपीआई रहता है, बट वो भी आप जानते हो कि सिर्फ उनके पास है जिनके पास स्मार्टफोन है। बाकी यूपीआई 123 पे ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन उतनी अवेयरनेस नहीं है उनको लेके। धीरे धीरे फैल रही हैं चीज़ें, लेकिन आज भी बाय एंड लार्ज रूरल एरिया में कैश ही यूज़ करते हैं। और ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से रूरल एरिया में फैल रहा है, तो कैश ऑन डिलीवरी है तो उसके लिए भी कैश ही देंगे। फिर ऐसे ही एनबीएफसी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो उनसे लोग एनबीएफसी से जो कैश ले लेते हैं। तो डिमांड फॉर कैश बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, राइट। ये एक कंपनी है फ्रॉस्ट एंड सलिवन, उसने कहा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है कैश के डिमांड में, कम नहीं हुआ है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए एटीएम्स पॉपुलर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एटीएम बंद होते जा रहे हैं या कुछ ऐसा है, अब तो बल्कि बढ़ रहे हैं। हाँ, अब उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। तो 2,60,000 के आसपास एटीएम है इंडिया में, और इनमें से 25 से 30% एटीएम ऐसे हैं जो रिसाइकलर हैं। रिसाइकलर मतलब एक एटीएम होते हैं खास तरह के, उन्हें रिसाइकलर बोलते हैं। उनमें से आप सिर्फ पैसा निकाल ही नहीं सकते, पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं। उसमें आप पैसा रखते हो तो वो खींच लेती है मशीन। तो यानी कि वो सिर्फ पैसा डिस्पेंस ही नहीं करते, बल्कि डिपॉजिट भी आप उनमें कर सकते हो, और ये थोड़े महंगे आते हैं। जो एक रिसाइकलर है वो लगभग 5.5 लाख रुपए का आता है, और एक नॉर्मल एटीएम जो होता है कैश वेंडिंग एटीएम, जो सिर्फ कैश जिसमें सिर्फ निकलता है, वो 3 लाख रुपए का आता है। ठीक है ना। तो दो तरह के एटीएम होते हैं, रिसाइकलर वाले और एक नॉर्मल वाले। तो ये था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अभी एक कॉन्फ्रेंस करी, हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं? ग्लोबल साउथ वर्ड पहली बार यूज किया था 1969 में, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था कार्ल ऑग्लेसबी। ग्लोबल साउथ बोलते हैं जो हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इनको ग्लोबल साउथ क्यों बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूं। तो ये हमारी अर्थ है, धरती है हमारी, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। ज्यादातर जो गरीब देश है ना, वो साउथ ऑफ द इक्वेटर है ज्यादातर। आप मैप पे देख लेना, क्योंकि नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में तो यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, जहां मैक्सिको, कनाडा और एक अमीर अमीर देश जो होते हैं वो हैं, राइट। तो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो ज़्यादातर जो गरीब कंट्री हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर गरीब कंट्री है ही नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर गरीब कंट्री जो है वो साउथ ऑफ द इक्वेटर है, राइट। तो इसीलिए इनको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनका जो आपस में उनको सहयोग करना चाहिए, उसे साउथ साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं। तो ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं वो यहाँ पे आए, उनका एक हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ था। इस आरबीआई ने इसको होस्ट किया था और मुंबई में किया था। तो इस कॉन्फ्रेंस का थीम था बिल्डिंग सिनर्जीज, बिल्डिंग सिनर्जीज। बस इसमें वही सब बातें हुई कि ग्लोबल साउथ के कंट्री 18 कंट्री आए थे इसमें, ग्लोबल साउथ के। ऑब्वियसली आरबीआई के सेंट्रल बैंक गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, ये सब थे इन कंट्रीज के। और ये इवेंट भी आरबीआई एट 90 इनिशिएटिव के तहत हुआ था। आरबीआई को 90 साल हो गए हैं, उसी के तहत ये हुआ था। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आरबीआई ने अभी और भी कॉन्फ्रेंस कराए थे, जैसे एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कराया ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये बैंगलोर में हुआ था। एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ था सेंट्रल बैंकिंग एट क्रॉस रोड्स, ये नई दिल्ली में हुआ था। तो अभी रिसेंट में इनका ये तीसरा बड़ा कॉन्फ्रेंस था। कर्नाटका बैंक लिमिटेड, कर्नाटका बैंक लिमिटेड अभी न्यूज में आया था, क्यों? क्योंकि कर्नाटका जो बैंक है इसके कितने साल हो गए हैं? 100 ग्लोरियस ईयर्स, राइट। कर्नाटका बैंक जो है एक बहुत ही बड़ा बैंक है, ऑब्वियसली मैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। 18 फरवरी 1924 को ये बना था। तो पिछले साल 2024 में इसके 100 साल हो गए थे। एक सिक्का भी जारी हुआ था कर्नाटक बैंक के जब 100 साल हुए थे, स्मारक सिक्का, कॉमेमोरेटिव कॉइन। तो
कर्नाटका बैंक ने एक सेविंग स्टूडेंट्स के लिए सेविंग अकाउंट ओपन वो करा है स्टार्ट। आप करवा सकते हो, ओपन करवा सकते हो स्टूडेंट हो तो। इसका क्या नाम रखा है, इसमें फ्री साइबर इंश्योरेंस भी मिलेगा। इसका नाम है केबीएल जीनियस। तो कर्नाटका बैंक ने 2 अकाउंट शुरू करे हैं। एक तो है केबीएल पीक, ये उन स्टूडेंट के लिए है केबीएल पीक जो हायर एजुकेशन भारत या अब्रॉड ले रहे हैं, तो इनमें उनको लोन भी ले सकते हैं। वो लोन अमाउंट उनका ट्यूशन फी, एक्सपेंसेस जैसे एकोमोडेशन, ट्रैवल, बुक्स, लैपटॉप, ये सब कवर करेगा। तो ये है, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है इसमें। दूसरा है केबीएल जीनियस। केबीएल जीनियस एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट है। जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट मतलब इसमें आप जीरो बैलेंस भी रखोगे तो आपको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो ये उन स्टूडेंट के लिए जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है। इसमें वो अपना डेली स्पेंडिंग मैनेज कर सकते हैं, स्कूल्स के लिए सेव कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया इसमें उनको फ्री साइबर इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। राइट, अभी अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनका डेटा आया है लेटेस्ट। तो जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, हमारे जो सरकारी बैंक हैं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 11% का था। किस चीज़ में ग्रोथ था ये, तो ये डिपॉजिट में जो था उसमें भी था, और जो लैंडिंग है उसमें भी था। 11% का ग्रोथ था। ये मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ मतलब अप्रैल 2024 से लेके सितंबर 2024 तक के जो 6 महीने हैं, ये है फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23, तो उसके मुकाबले 11% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर। तभी से ईयर ऑन ईयर कहा गया है कि एक साल पहले उससे के जो 6 महीने थे, तो कितने का जो है इनका क्यूमुलेटिव बिजनेस। क्यूमुलेटिव बिजनेस क्या होता है, डिपॉजिट प्लस लैंडिंग दोनों को मिला के क्यूमुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। बैंक का मेन प्रोसेस धंधा क्या है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो डिपॉजिट और लोन दोनों को मिला के टोटल बिजनेस कितना था हमारे सरकारी बैंकों का, 236 लाख करोड़। 236 लाख करोड़, 236 ट्रिलियन रुपीज, 236 ट्रिलियन रुपीज। तो आइए आपको कुछ फिगर बताता हूं। तो अगर आप देखें यहां पे कि क्रेडिट कितना था, क्रेडिट मतलब जो उन्होंने लोन दिया, तो वो था 102 लाख करोड़। यानी हमारे 12 सरकारी बैंकों ने टोटल मिला के जो लोन दिया 6 महीने में 102 लाख करोड़ का लोन दिया। और डिपॉजिट कितने लिए, डिपॉजिट 133.75 लाख करोड़। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये फिगर आ जाएगा, 236 लाख करोड़ का फिगर आ जाएगा। ये इनका टोटल बिजनेस था। प्रॉफिट की बात करते हैं, तो क्या हमारे फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट दिया सरकारी बैंकों ने? हाँ, हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उन्होंने जो प्रॉफिट दिया कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024, तो वो इंक्रीज हुआ है 14.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले साल के 6 महीने। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के 6 महीनों की बात कर रहा हूं शुरू के, तो फाइनेंशियल ईयर 24 से कंपेयर करेंगे शुरू के 6 महीनों में, तो कितना प्रॉफिट दिया, 1.5 लाख करोड़। ट्रिलियन रुपीज मतलब लाख करोड़, तो 1.5 लाख करोड़। राइट, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लो आप चिप्स बेच रहे हो, ठीक है, चिप्स का पैकेट आपने 20 रुपए का बेचा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं, इसमें जो खर्चे हैं मेरे वो माइनस कर दूंगा मैं। अब खर्चे मेरे क्या होंगे, एक तो मेरा रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा, मतलब चिप्स बनाने का खर्चा, मान लेते हैं चिप्स बनाने का खर्चा 7 रुपए। फिर ऑब्वियसली मैंने कंपनी में बहुत सारे लोग हायर किए हुए हैं, मेरी कंपनी की अपनी हर महीने की जो कॉस्ट जाती है वो जाती है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, मान लेते हैं वो हैं हमारे 7 रुपए, यानी मेरा टोटल खर्चा है 14 रुपए। तो 14 रुपए माइनस कर दूंगा मैं, तो 20 में से 14, 6 रुपए मेरा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये 6 में से मैं टैक्स दूंगा सरकार को, तो टैक्स दिया मान लो मैंने 1 रुपया, तो 5 रुपए मेरा हो गया नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निकालने के लिए आप अपना जो आपका जो रेवेन्यू है उसमें से अपने खर्चे माइनस कर देते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है, वो 1.5 लाख करोड़ था, और जो नेट प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 85,520 करोड़ था इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, और नेट प्रॉफिट में 25% का ग्रोथ था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 14.4% का ग्रोथ था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ग्रॉस और नेट, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस होता है, ग्रॉस एनपीए मतलब जो बैंक ने आपको लोन दिया वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, तो नेट वाले में बैंक ने प्रोविजनिंग कर रखी होती है तो बैंक उसको राइट ऑफ कर देता है। प्रोविजनिंग के बाद जो होता है वो, राइट, मान लो आपने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया, वो वापस नहीं आया बैंक के पास, तो वो 100 रुपए हो गया इनका ग्रॉस एनपीए। 90 दिन का वेट करता है बैंक, 90 दिन तक अगर कोई प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं आया तो वो ये क्या हो गया, ग्रॉस एनपीए। लेकिन बैंक ने उसके लिए मान ली 20 रुपए का प्रोविजन रखा, प्रोविजनिंग की हुई थी कि अगर ये बाई चांस नहीं आता वापस, तो 20 रुपए का प्रोविजनिंग किया हुआ था उसके लिए, तो वो 20 रुपए बैंक जो है उसमें से माइनस करेगा, उसको राइट ऑफ कर देगा, तो एक तरह से उनका 80 रुपए का वो हो गया नेट एनपीए।
तो हमारे सरकारी बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए रेशो था वो कितना था 3.12% और नेट एनपीए रेशो कितना है 0.63%। ठीक है, तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है क्योंकि पिछले साल के मुकाबले 108 बेसिस पॉइंट कम था। सितंबर 2024, वही 6 महीने की बात हो रही है, तो 108 बेसिस पॉइंट कम था एंड 34 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर, मतलब ये कम हुए हैं। ग्रॉस एनपीए 108 बेसिस पॉइंट कम हुआ है और नेट एनपीए 34 बेसिस पॉइंट कम हुआ है ईयर ऑन ईयर, तो यानी एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है 15.43% था जब सितंबर खत्म हुआ, 15.43%। तो 15.43% तक कितना होना चाहिए, तो 9% तो होना चाहिए हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और 2.5% और हमारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो 11.5 के आसपास इतना रिलीफ होना चाहिए बैंक के पास, तो उससे अच्छा ही था, यानी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो इशुअर कंपनी है, इशुअर कंपनी मतलब जो आईपीओ लेके आ रही हैं, जो अपने आप को शेयर बाजार में लिस्ट करना चाहती हैं, सूचीबद्ध करना चाहती हैं, तो एक रिक्वायरमेंट थी उनके लिए कि जितना भी वो पैसा जनता से रेज करेंगे, यानी जो पब्लिक इशू होगा उनके इक्विटी शेयर का, तो उसके कितने परसेंट उन्हें सेबी के पास रखवाना है, ये रिक्वायरमेंट अब सेबी ने खत्म कर दी है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, तो ये 1% था। मान लो कोई कंपनी है 100 करोड़ रुपया रेज करना चाहती है जनता से थ्रू दी आईपीओ, तो उसका 1% यानी उसे 100 करोड़ का जो 1% हो गया, यानी कि 1 करोड़ रुपीज उसे सेबी के पास रखवाने पड़ते थे। और ये 1% एक सेफ्टी मैकेनिज्म था, एक सेफ गार्ड, कोई अगर इन्वेस्टर कंप्लेन आ रही है कोई या कुछ इस तरह का, तो वो एक सेफ्टी मार्जिन था सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी डिपॉजिट कह सकते हो वो था, लेकिन अब वो रखवाने की जरूरत नहीं है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। यूनियन गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कलेक्ट किया ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, वो 680% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो कितना उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया ऑन हेल्थ केयर एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज, इट वॉज 16,398 करोड़ रुपीज, राइट। तो इतना था, आप ये इसको देख सकते हैं यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस से था 8,135 करोड़ और हेल्थ इंश्योरेंस से था 8,263 करोड़, तो टोटल जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा। और ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 20 के मुकाबले, जब सिर्फ मुश्किल से 2,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्ट हुआ था, और अभी आप देख सकते हैं 16,398 करोड़। तो आप इसको अगर मैं कंपेयर करेंगे तो ये 680% का इंक्रीज है, 680% का इंक्रीज है, राइट। और अगर मैं इसे पिछले साल से कंपेयर करूं तो आप उससे भी कंपेयर कर लीजिए। पिछले साल से कंपेयर कर लेते हैं, चलो फाइनेंशियल ईयर 23 से कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24 की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था, आप देख सकते हैं 9,000 और 7 16,000, मतलब इससे ज़्यादा ही था। तो जीएसटी कलेक्शन एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ है, जीएसटी कलेक्शन एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ है अगर हम उसे फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन अगर हम उसे फाइनेंशियल ईयर 20 से कंपेयर करेंगे तो 680% का जंप उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो री इंश्योरेंस बिजनेस है, उससे भी ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन सरकार को एक्स्ट्रा हुआ है। समझ में आया आपको? उससे भी जो है अच्छा खासा 2,045 करोड़, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,045 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन री इंश्योरेंस बिजनेस से भी इंडिया को, सरकार को हुआ है, उससे भी सरकार को हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्लान करा है कि वो कितना पैसा बोरो करेगा। इनका सबसे बड़ा डॉलर डिनोमिनेटेड लोन है ये। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज प्लानिंग $1.25 बिलियन, 1.25 बिलियन डॉलर, राइट। तो इसको कौन देगा ये? तो एसबीआई को ये सीटीबीसी बैंक जो कि ताइवान का बैंक है, एक एचएसबीसी होल्डिंग्स जो कि लंदन में हेडक्वार्टर है जिनका, और ताइपी फुबोन बैंक, FUBON, फुबोन बैंक, ये भी ताइवान का है। ये 5 साल का लोन है, ये तीनों बैंक मिलकर अरेंज कर रहे हैं ये। और इसमें वो कितना इंटरेस्ट लेंगे एसबीआई से? जो उस समय SOFR चल रहा होगा, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, उस पर 92.5 बेसिस पॉइंट ज्यादा। तो मान लो अगर SOFR जो है वो 4% है, तो ये लेंगे 4 में 92.5 बेसिस पॉइंट आप जोड़ दें तो कितना हो गया, ये 4.925% लेंगे। क्लियर हुआ आपको? ये बेसिस पॉइंट को परसेंटेज पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बेसिस पॉइंट को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिस पॉइंट को 100 से डिवाइड कर दो तो 92.5 बेसिस पॉइंट है, यानी 0.925% हो गया। तो 4% में ऐड कर लो, अगर एज्यूमिंग कि 4% SOFR है, तो जो भी उस समय SOFR चल रहा होगा
सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट यानी कि SOFR, इतना SBI पे करेगा। और SBI इसका क्या करेगा? वेल, SBI फिर इसे आगे देगा, जनता को देगा, राइट। भारत में उसको देगा, आगे लोगों को देगा ज़्यादा ब्याज पे, तो ऐसे। और अभी कई बैंक हैं हमारे जो इस तरह की बोरोइंग कर रहे हैं, NBFCs भी कर रही हैं। जैसे चोलामंडलम करके कंपनी है, बहुत बड़ी NBFC है इंडिया की, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, उसने रेज करा है अभी $300 मिलियन वो रेज कर रहे हैं, राइट। तो SBI क्या लोकल बाजार से भी पैसा रेज कर रहा है? ये तो विदेश से ले रहा है। मैंने आपको बताया, 2-3 बैंकों के नाम बताए, CTBC, HSBC होल्डिंग, ताइबी, फुबोन बैंक। यस, डोमेस्टिकली भी उसने इस साल अब तक 50,000 करोड़ का डेट रेज करा है। डेट अमाउंट मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करें, बॉन्ड इशू करें, लोगों ने उनमें इन्वेस्ट करा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उनमें इन्वेस्ट करा है। तो 50,000 करोड़ ऑफ डेट फ्रॉम द डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट। तो 50,000 करोड़ के कौन कौन से बॉन्ड इशू करें? तो 5,000 करोड़ के करें AT1 बॉन्ड, 15,000 करोड़ के करें Tier 2 बॉन्ड, और 30,000 करोड़ के करें लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। AT1 बॉन्ड जो होते हैं ये रिस्की होते हैं थोड़े, क्योंकि एक तो इनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया मान लो 2 लाख रुपए, वो 2 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा। आप हाँ, इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा हर साल, वो आपकी कमाई है, लेकिन इनमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है। और अगर कोई अनसिक्योर्ड है पूरी तरह से, तो मान लो बैंक डूब गया तो आपका पैसा भी साथ में ही डूबेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिलता है। देखो, कोई भी चीज़ अगर रिस्की है तो उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, और कोई चीज़ बिल्कुल सेफ है, जैसे जो सीनियर बॉन्ड होते हैं, जैसे ये लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड है, सीनियर बॉन्ड, इनमें ब्याज कम मिलेगा आपको, लेकिन ये सेफ भी पूरे हैं फिर, राइट। फिर उसके बाद होते हैं सबॉर्डिनेट Tier 2 बॉन्ड, जो मैंने आपको बताया ना Tier 2 बॉन्ड, ये इन दोनों के बीच में होते हैं, यानी आपको इनमें इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन AT1 बॉन्ड से कम मिलता है, ठीक है। और सबसे रिस्की होती है इक्विटी। अगर आपने मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर खरीदे हुए हैं, वो सबसे रिस्की हैं, क्योंकि आप फिर एक तरह से पार्ट ओनर हो गए हैं, तो कंपनी डूबेगी तो आप साथ में ही डूबोगे। समझ में आया? लेकिन जब बैंक डूबता है तो सबसे पहले पेमेंट की जाती है सीनियर बॉन्ड वालों की, फिर AT2 बॉन्ड जो होते हैं, सबॉर्डिनेट Tier 2 बॉन्ड, और फिर AT1 बॉन्ड, फिर इक्विटी का नंबर आता है, अगर कुछ बचेगा तो हो। तो शेयर होल्डर बनना सबसे रिस्की काम है, इसलिए इक्विटी मार्केट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की मानी जाती है। तो ये जो है AT1 बॉन्ड करें हैं 5,000 करोड़ के, Tier 2 बॉन्ड करें हैं 15,000 करोड़ के, और लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड करें हैं 30,000 करोड़ के, 30,000 करोड़ के। और तो AT1 बॉन्ड का अगर मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता तो क्या उनमें आप आजीवन फुल लाइफ आप इन्वेस्टेड रहेंगे? डिपेंड करता है, जिस कंपनी ने इशू करें AT1 बॉन्ड, वो उनको कॉल ऑप्शन होता है, तो वो आपको कहेगी, फॉर एग्जांपल आपने 7-8 साल इन्वेस्टेड है, फिर कहेगी ठीक है मैं आपसे 2 साल बाद वापस ले लूंगी, तो 2 साल बाद वो आपसे बॉन्ड आपके वापस ले लेगी, बदले में आपको प्रिंसिपल अमाउंट चुका देगी, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, वो किसी तरह का ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं है कि आपको कोई मैच्योरिटी पीरियड देना है। नॉर्मली जो बॉन्ड होते हैं, नॉर्मल बॉन्ड जैसे सीनियर बॉन्ड या कुछ भी बैंक के हैं, तो उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 साल 10 साल, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं एक फिक्स टाइम के लिए। लेकिन AT1 बॉन्ड जो होते हैं उनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, वो रिस्की होते हैं, इसलिए उनमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा आपको मिलता है। तो ये है 3 तरह के बॉन्ड, बैंक सीनियर बॉन्ड, Tier 2 बॉन्ड और AT1 बॉन्ड। तीनों ही अनसिक्योर हैं, लेकिन इनमें सबसे सेफ होते हैं बैंक सीनियर बॉन्ड, और इनमें मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 7 साल होता है। Tier 2 बॉन्ड में मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है, लेकिन AT1 बॉन्ड में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, परपेचुअल होते हैं। समझ में आपको? फिर कॉल ऑप्शन मतलब कंपनी आपको कहेगी कि मैं आपसे जो है आपके वापस ले लूंगी, तो Tier 2 बॉन्ड में मिनिमम 5 साल कॉल ऑप्शन, AT1 बॉन्ड में मिनिमम 5 साल, यानी मिनिमम 5 साल तो आप इन्वेस्टेड रहेंगे, उसके बाद फिर कंपनी कॉल ऑप्शन दे सकती है आपको। तो ये रहते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, जिसको बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बोलते थे पहले, इसने विनोद कुमार का नाम रेकमेंड किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बनेंगे। ये कौन से बैंक के? तो ये बैंक कौन सा है? इंडियन बैंक, जो कि चेन्नई हेडक्वार्टर्ड है, तो ये उसके बनेंगे। और आप जानते हैं FSIB बड़े बड़े बैंक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO वगैरह, उनके नेम रेकमेंड करता है। SBI फंड मैनेजमेंट कंपनी मुंबई बेस्ड है, जॉइंट वेंचर है SBI और अमुंडी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अमुंडी, फ्रांस की कंपनी है, पेरिस की, इनके बीच में SBI फंड मैनेजमेंट। इन्होंने नंद किशोर को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ओमनीजेन AI लॉन्च करा है? ये जनरेटिव AI ड्रिवन सोल्यूशन है, Amazon वेब सर्विसेज पे चलता है। ये करा है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, जो कि कैनरा और HSBC दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर कंपनी है। ओमनीजेन AI इन्होंने इसका नाम रखा है। इनका ये जनरेटिव AI ड्रिवन सोल्यूशन है, राइट, और ये Amazon वेब सर्विसेज पे काम करेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ने अपना 2% से ज़्यादा हिस्सा टाटा पावर कंपनी में बेच दिया है फॉर 2,888 करोड़।
इससे LIC की शेयर होल्डिंग जो है टाटा पावर में वो कम हो गई है। पहले इनकी थी 5.9%, अब हो गई है 3.8% के आसपास। 5.906 से कम हो गए 3.881% हो गई है। प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड मुंबई बेस्ड कंपनी है, NBFC है इंडिया की। इन्होंने MSMEs पे फोकस करके $25 मिलियन रेज करे हैं थ्रू इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, IFC बोलते हैं इसे। तो IFC ने इन्वेस्ट करा है $25 मिलियन, किसमें? प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने। और प्रोफेक्टस कैपिटल ने कैसे उनसे इन्वेस्टमेंट मांगी? उन्होंने बॉन्ड इशू करे, डिवेंचर इशू करे। डिवेंचर दो तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, लेकिन जो बॉन्ड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये डिफरेंस होता है बॉन्ड और डिवेंचर में, वरना दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है। आप उनको इशू करो, लोगों को इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करो, लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो इशू करे हैं और $25 मिलियन रेज करे हैं IFC ने। और ये पैसा किसमें इन्वेस्ट करा है उन्होंने परचेज किसके करे हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। इसका क्या करेगा ये प्रोफेक्टस कंपनी? इसे MSMEs वगैरह को लोन देने के लिए यूज करेगी। MSME भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। नॉर्दर्न आर्क एक NBFC है इंडिया की, उन्होंने $65 मिलियन रेज करा है अभी फ्रॉम ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक्स, कई सारे बैंकों से रेज करा है और देयर क्लाइमेट फंड। इसको ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे आगे, मतलब उसको लोन देंगे फर्दर फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो 65 मिलियन में से 50 मिलियन इन्होंने रेज करा है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, और बचा हुआ 15 मिलियन इन्होंने रेज करा है OEB, ये एक ऑस्ट्रिया का एक डेवलपमेंट बैंक है। तो टोटल नॉर्दर्न आर्क ने रेज करा है $65 मिलियन। मॉर्गन स्टैनले एशिया, सोसाइटी जनरल और अदर एंटिटीज, इन्होंने मिलकर एक्वायर करा है 6.82% इन PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। मॉर्गन स्टैनले एशिया इसने करा है 5.4%। इसके अलावा गिजालो मास्टर फंड, अमेरिका का फंड है, इन्होंने करा है 0.68% परचेज PNB हाउसिंग फाइनेंस में। और सोसाइटी जनरल फ्रांस की जो कंपनी है, इन्होंने करा है 0.65%। तो टोटल मिला के इन्होंने 6.82 परचेज करा है थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। यानी PNB हाउसिंग फाइनेंस के शेयर बाजार खरीदे शेयर बाजार से, ओपन मार्केट से, फॉर 1664 करोड़। 1664 करोड़। नेशनल हाउसिंग बैंक एक समय भारत में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको रेगुलेट करता था, NHB। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस जो है इसने रेज किया है 3830 करोड़ थ्रू 10-year बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक डेट कैपिटल मार्केट एट अ कूपन रेट ऑफ 7.14%। NHB ने भी पैसा रेज करा है बाजार से 3830 करोड़। इसने बॉन्ड इशू करे और उन पे कितना इंटरेस्ट रेट आपको देगा? 7.14%। ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये पहले मेन रेगुलेटरी बॉडी था फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ये सिर्फ सुपरवाइज करता है, लेकिन रेगुलेट RBI ही करता है। तो इसने 5000 करोड़ रेज करने थे, लेकिन ये पूरा रेज नहीं कर पाया, तो इसने रेज करे 3830 करोड़। इससे पहले एक और सरकारी कंपनी है, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसने पैसा रेज करा है कितना? 1415 करोड़, 1415 करोड़। इसने भी बॉन्ड इशू करे 15 साल मेच्योरिटी के। इन पे वो आपको कितना देगा? 7.14% इंटरेस्ट रेट। RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। ये इंश्योरेंस सेक्टर में घुस रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जॉइंट वेंचर बना रहा है किसके साथ? जनरली ग्रुप। ये इटली के त्राइस्ता शहर की कंपनी है जनरली ग्रुप। तो दोनों मिलकर कंपनी खोलेंगे। तो कौन सी कंपनियां होंगी? एक का नाम होगा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक का नाम होगा फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है और एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है। क्लियर? तो 24.91% शेयर होल्डिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होगी इन द फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और जो दूसरे वाली है लाइफ इंश्योरेंस वाली, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसमें 25.18% शेयर होल्डिंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की होगी। उसके बाद टाटा पावर को लोन मिला है अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, बहुत बड़ा लोन है, $4.25 बिलियन। इसको टाटा पावर यूज करेगा अपने एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी वगैरह को आगे फर्दर लोन देने के लिए। तो टाटा पावर ने $4.25 बिलियन का लोन ADB से लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी 4 पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और पंजाब सिंध बैंक। इनमें सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं 75% से कम करनी है सरकार को। ये रूल है कि कोई भी सरकारी कंपनी है अगर लिस्टेड है
और तो उसमें आपको अपनी शेयर होल्डिंग 75% से कम करनी है सरकार को। अब सरकार की शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इनमें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93%, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.4%, यूको में 95.4% और पंजाब सिंध बैंक में 98.3%। तो सरकार अप्रूवल मांग रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल मांग रही है कैबिनेट से कि इन 4 बैंकों में हम अपना शेयर जो है वो कम करेंगे। वर्ल्ड बैंक का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको बोलते हैं आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये फंड है वर्ल्ड बैंक का। ये जो पुअर कंट्रीज हैं, दुनिया के सबसे पुअर कंट्री, उन्हें लोन देता है। इसमें अमेरिका ने कंट्रीब्यूट करा है $4 बिलियन। $4 बिलियन, इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन फंड ये भी पैसा इकट्ठा करता है अपने मेंबर्स से। तो अमेरिका ने कंट्रीब्यूट करा है $4 बिलियन। अभी अभी हमारे जो बैंक है उन्होंने लोन को राइट ऑफ किया है 1.7 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 24। ये डेटा शेयर किया। तो टोटल लोन कितने राइट ऑफ हुए हैं? राइट ऑफ मतलब जो आपने अमाउंट प्रोविजन किया था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 100 रुपए का लोन लिया है किसी पर्सन ने, तो मान लीजिए 20 रुपीज़ सरकार उसने बैंक ने अलग से रखा है, सरकारी बैंक ने अलग से रखा है, ये प्रोविजन कर दिया, राइट? तो ये जो पैसा है ये अगर वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया तो इसको वो राइट ऑफ कर देंगे। ऑब्वियसली नुकसान उठाएंगे वो। और हर लोन में कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो अलग से प्रोविजन करके रखा जाता है। मान लो 100 रुपए के 5 लोन दिए, 100 रुपए के 5 लोन दिए, तो हर एक में से 20% प्रोविजन करके रख दिया। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी मान लो 20% की है, तो 5 में से एक भी एनपीए कन्वर्ट हो गया तो हमारे पास वो क्वेश्चन है कि जो 20 हमने अलग रखा हुआ है हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। कहने का मतलब यही है कि 100 रुपए ये बैंक का नुकसान ही होगा अगर ये रिकवर नहीं होगा तो, लेकिन उसको प्रोविजनिंग अमाउंट से राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो टोटल हमारे जो बैंक्स हैं उन्होंने 1.7 लाख करोड़ के लोन्स राइट ऑफ करे हैं। कब? इन द फाइनेंशियल ईयर 24, राइट? फाइनेंशियल ईयर 23 में राइट ऑफ किए थे 2.08 लाख करोड़ के। तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है राइट ऑफ में। ये डेटा पंकज चौधरी ने शेयर किया, ही इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इन द लोकसभा, और ये लोवेस्ट है पिछले 5 सालों में। इससे पता चलता है हमारे बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 20 में 2.34 लाख करोड़ और ऐसे कम होते होते अब फाइनली 1.7 लाख करोड़ तक ये नंबर पहुंच गया, राइट? सबसे ज्यादा राइट ऑफ किए पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने 18,317 करोड़ के राइट ऑफ किए। दूसरे नंबर पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 18,264 करोड़ और तीसरे नंबर पे एसबीआई 16,161 करोड़। और ये मैं सिर्फ सरकारी बैंकों का नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सारे बैंकों का मिला के बता रहा हूँ, 1.7 लाख करोड़। दूसरे नंबर पे एक्सिस बैंक का था 8,346 करोड़। तीसरे नंबर पे आईसीआईसी बैंक का था 6,198 करोड़। तो बैंक्स किस चीज को राइट ऑफ करते हैं? ऑफ द फुल्ली प्रोविजन्ड एनपीएज एज पर दी आरबीआई पॉलिसीज। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसने एक सेविंग अकाउंट स्टार्ट किया है, प्रगति सेविंग अकाउंट। किसके लिए करा है? रूरल और सेमी अर्बन रेजिडेंट्स के लिए किया। रूरल और सेमी अर्बन रेजिडेंट के लिए किया, बस इतना ध्यान रख लो, काफी है। सरकारी पेंशन भोगियों के परिवार के सदस्यों के रिकॉर्ड रखने के लिए हाल ही में जारी डायरेक्शंस के अनुसार सरकारी कर्मचारी के पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र परिवार के सदस्यों की सूची से बेटी का नाम नहीं हटाया जा सकता। ये गाइडलाइन किसने जारी करे हैं? ये जारी करे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने, यानी कि हमारा पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, जो कि हमारे कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अधीन काम करता है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो पेंशन उसे मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, तो वो एक फॉर्म भरता है जिसका नाम है फॉर्म 4। फॉर्म 4 में अगर उसने अपनी बेटी का नाम भी लिख दिया है तो फिर बेटी भी जो है वो पेंशन की अधिकारी होगी। बेटी का नाम वहां से फिर हटाया नहीं जा सकता। एक बार अगर उसने, चाहे वो एडॉप्टेड डॉटर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने किसी बेटी का नाम लिखा है तो पेंशनर की मृत्यु के बाद जो परिवार को पेंशन दी जाती है उसमें बेटी, चाहे वो मतलब बेटी भी उसमें एलिजिबल होगी पेंशन में, राइट? उसका नाम हटाया नहीं जा सकता, राइट? और ये बेटी जो है इसको कब तक पेंशन मिलेगी? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती या जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती। अगर वो पहले से मान लीजिए विधवा है तो वो दोबारा शादी ना कर ले, तो या तो शादी करे या दोबारा शादी करे या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तब तक जो है वो पेंशन की पात्र रहेगी। तो ये रूल्स आए हैं अभी अभी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के। समझ में आया आपको? यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है, इन्होंने अनुभव जो अवार्ड हैं वो भी शुरू कर रखे हैं। ये आपको पता होगा, पहली बार ये अवार्ड 2016 में दिए गए थे। तो क्या है ये अवार्ड? तो बेसिकली
जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है उसके 3 साल के अंदर अंदर वो अपना राइट अप दे सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी उसको सुधार के कोई गुंजाइश है कहीं पे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेंट्रल सरकारी कंपनियों में या इवन पब्लिक सेक्टर बैंक में जो काम करने वाले लोग हैं वो कर सकते हैं। पहले 1 साल था, अब ये बढ़ा के 3 साल कर दिया है। इवन रिटायरमेंट होने के वो 8 महीने पहले भी लिख के दे सकता है, 8 महीने पहले और 3 साल बाद तक। तो अनुभव अवार्ड दिए जाते हैं, अनुभव अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर है, इसने कंपैशनेट अलाउंस, दया के आधार पर अलाउंस भी स्टार्ट किया है। अगर आपकी उम्र मिनिमम 80 साल है तो 80 से 85 साल के बीच में है तो 20% ऑफ द बेसिक पेंशन आपको कंपैशनेट अलाउंस के रूप में मिलेगा। अगर 85 से 90 है तो 30%, 90 से 95 है तो 40%, 95 से 100 है तो 50%, और अगर 100 साल से ज़्यादा उम्र है तो 100%। तो 100%। इस संगठन ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक में जो महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजनाएं हैं उनको वित्त पोषित करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का अपना पहला बायोडायवर्सिटी और नेचर फोकस्ड प्रकृति केंद्रित बॉन्ड जारी करा है। ये जो बायोडायवर्सिटी बॉन्ड होते हैं या जो ये नेचर वाले बॉन्ड होते हैं या किसी एनिमल के नाम पे राइनो बॉन्ड वगैरह, इनमें जो आपको रिटर्न मिलता है, जो कूपन रेट होता है या जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने अपने क्लाइमेट गोल अचीव करे हैं या नहीं। अगर आप अपने क्लाइमेट गोल अचीव कर लोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, वरना आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम मिलता है। तो एशियाई विकास बैंक ने करा है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। और ये जो बॉन्ड हैं ये खरीदे किसने हैं इनसे? ये बॉन्ड इनसे खरीद लिए हैं जापान की इंश्योरेंस कंपनी ने, जिसका नाम है दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने खरीद लिए हैं। और इन बॉन्ड को अरेंज करवाया था फ्रांस की एक कंपनी जिनका नाम है क्रेडिट एग्रीकोल ने ये बॉन्ड अरेंज किए एडीबी के बिहाफ पे और खरीदा जापान की कंपनी दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ये हैं एडीबी के बायोडायवर्सिटी बॉन्ड। और एडीबी ने अभी 2 इंपॉर्टेंट लोन दिए हैं। एक तो उत्तराखंड को दिया है $200 मिलियन, वहाँ पे पानी की सप्लाई के प्रोजेक्ट के लिए। इसी प्रोजेक्ट के लिए $191 मिलियन उत्तराखंड को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है, उसने भी दिया है। और एक लोन और एडीबी ने दिया है वेस्ट बंगाल को $241.3 मिलियन का, वहाँ पे बिजली का जो वितरण है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मजबूत करने के लिए। और एडीबी का 69वां मेंबर अभी इजराइल बना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जलवायु से संबंधित जो लोन देता है, जिन्हें बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग, आप इन्हें ग्रीन लोन भी बोल सकते हो, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो लोन दिए जाते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को जो लोन दिए जाते हैं। तो कितने रुपए तक के ग्रीन लोन वो देगा 2024 में? तो अमेरिका और जापान ने गारंटी ली है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। देखो, क्रेडिट गारंटी अगर कोई ले ले तो बैंक काफ़ी एनकरेज होता है लोन देने के लिए, राइट। तो इसने कहा है कि ये $7.2 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग करेगा 2024 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्योंकि अमेरिका ने कहा है अगर आपका $1 अरब तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो वो मैं पे कर दूंगा, और जापान ने कहा है कि $600 मिलियन तक का अगर क्लाइमेट आपका जो लोन देंगे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो $600 मिलियन तक मैं उसकी रिकवरी कर दूंगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को इससे मोटिवेशन मिला है। ऐसे ही भारत सरकार भी कई योजनाएं हैं उनमें क्रेडिट गारंटी लेती है, जिससे बैंक एनबीएफसीज वगैरह लोन दें एनपीए की चिंता किए बिना। और एडीबी का 69वां मेंबर अभी बना है इजराइल। इनफैक्ट अमेरिका और जापान एडीबी में जॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर है, सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग इनका है, अमेरिका और जापान दोनों का। दूसरे नंबर पे चाइना है फिर इंडिया है चौथे नंबर पे। चौथे पे क्यों? क्योंकि 2 कंट्री पहले पे हैं एक साथ। तो इंडिया 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन के वर्थ बायोडायवर्सिटी बॉन्ड भी इशू करें। काली, कोलंबिया का शहर, जहां पे COP 16 हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का। 10 साल के बॉन्ड हैं, इनको परचेज करा है दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, जो कि जापान की है, और अरेंज करा है इन बॉन्ड्स को फ्रांस की कंपनी क्रेडिट एग्रीकोल ने। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई 2 प्राइवेट बैंक और एक सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक अभी तक डीएसआईबी स्टेटस इसे नहीं मिला है, राइट। ये होते हैं टू बिग टू फेल, ये इतने बड़े बैंक होते हैं कि इनको फेल होने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ये फेल हो गए तो हमारी इकोनॉमी चरमरा सकती है, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। क्योंकि इन बैंक्स का जो साइज है भारत के 2% या 2% से भी ज्यादा हमारे जीडीपी के है, यानी इन बैंक्स के एसेट्स या इन बैंक का साइज भारत के 2% जीडीपी से भी ज्यादा है, राइट, मिनिमम 2% जीडीपी से ज्यादा है।
तो इसलिए इनको बिल्कुल फेल नहीं होने दे सकती आरबीआई। और फेल नहीं होने देना तो इसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक्स को रखना पड़ता है मिनिमम 9%। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में T1 कैपिटल और T1 होता है 7, T2 होता है 2%। T1 बैंक का मेन कोर कैपिटल होता है। इसमें भी जो सबसे अच्छा कैपिटल होता है वो होता है CET1 कैपिटल। इसके अलावा एक एडिशनल Tier 1 कैपिटल भी होता है। तो 7.5% को ब्रेक डाउन करेंगे तो CET1 है 5.5 और ये है 1.5। तो इनको CET1 कैपिटल जो कि सबसे अच्छा लॉसेज एब्जॉर्ब करता है, सबसे बेस्ट कैपिटल जो बैंक के पास होता है वो होता है CET1 कैपिटल। ये उन्हें ज्यादा रखना पड़ता है। कितना ज्यादा ये डिपेंड करता है वो कौन से ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे देखिए 4 बकेट होते हैं, बकेट 1, 2, 3, 4, 5। SBI बकेट 4 में है, जो जितनी ऊंची बकेट में होता है उसको उतना ज्यादा रखना पड़ता है। तो इसको 0.8% ज्यादा रखना पड़ेगा। यानी नॉर्मल बैंकों को 5.5 रखना पड़ता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5.5 प्लस 0.8 यानी 6.3% CET1 कैपिटल रखना पड़ेगा। HDFC बैंक बकेट 2 में है, इसको 0.4% ज्यादा यानी इसको 5.9%। और ICICI बैंक 0.2% फर्स्ट बकेट में है, तो 0.2% एक्स्ट्रा यानी इसको 5.7% CET1 कैपिटल मिनिमम रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा बैंक्स का CET1 कैपिटल होता है उतना ज्यादा वो सिक्योर होते हैं, उतना ज्यादा वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो DSIB फ्रेमवर्क आरबीआई ने 2014 में इशू किया था, अब चल रहा है 2024, राइट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2015 में, ICICI बैंक 2016 में और HDFC बैंक 2017 में DSIB स्टेटस उन्हें मिला था। तब से यही 3 है, कोई और बैंक अभी तक इसमें नहीं आ पाया है। यूनेस्को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट आई है, किसको दिया है? यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने। यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, लेकिन यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो है वो मॉन्ट्रियल में है। तो 2 तरह के कंट्री हैं, एक जिनकी इनकम कम है जिन्हें बोलते हैं लो इनकम कंट्री, राइट, और एक वो है जो हाई इनकम कंट्री। तो हाई इनकम कंट्री में सरकार एक पर्सन के ऊपर एक साल में कितना पैसा खर्चती है शिक्षा के ऊपर, तो वो था $8,543। और कम आय वाले जो देश हैं, लो इनकम कंट्री जैसे इंडिया, उसमें सरकार एक लर्नर के ऊपर एक साल में कितना पैसा खर्चती है? सिर्फ $55। तो देखिए कितना ज्यादा फर्क है। लो इनकम कंट्री में सरकार एक पर्सन के ऊपर एक साल में $55 खर्च करती है पढ़ाई पे, शिक्षा पे, और हाई इनकम कंट्री में $8,543। ये यूनेस्को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन फाइनेंस वॉच रिपोर्ट यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा दी गई है। तो इस रिपोर्ट में और भी बातें जो हैं वो की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूनेस्को ने एजुकेशन के बारे में बताया था कि पूरी दुनिया में 251 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल हैं। इनमें 129 मिलियन है बॉयज़ और 122 मिलियन है गर्ल्स। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि इंडिया कितना खर्चा कर रहा है शिक्षा पे। इंडिया कर रहा है 5.5% ऑफ द GDP के आसपास, कभी 4.6, कभी 4.7, कभी एक ब्रॉड आप देखें तो मोटा मोटी जिसे कहते हैं 4.5% हम GDP का खर्च रहे हैं। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें 6% खर्चा करना है, यानी 6% ऑफ द GDP हमें शिक्षा के ऊपर खर्चा करना है। ये कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इनफैक्ट इंडिया की तारीफ करी है यूनेस्को ने कि वो 4.5 पे तो ऑलरेडी आ गया है, जो एक समय 3% के आसपास था, बढ़ बढ़ के धीरे धीरे हम 4.5 तक पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 4.6 के आसपास आ गए हैं। अब हमें बढ़ा के इसको 6 तक लेके जाना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये संगठन ESIC ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन। इन्होंने मेडिकल बेनिफिट काउंसिल जो इनका है, उन्होंने ESI स्कीम के जो लाभार्थी हैं उनको किनके साथ जोड़ दिया है? उनको अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय चलाता है, उनके साथ जोड़ दिया है, जिससे इनको आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिल सके। तो ESIC के अगर आप बेनिफिशियरी हैं तो आयुष्मान भारत का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये ESIC स्कीम क्या होती है? अगर आप मान लीजिए ESIC में काम करते हैं तो ESIC में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, राइट। इसमें आपकी जो सैलरी है उससे कटता है 0.75% प्रीमियम, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है 3.25%, यानी दोनों का मिला के एक तरह से 4% ऑफ योर वेजेस, 4% ऑफ योर जो सैलरी है वो प्रीमियम के रूप में एक तरह से जाती है। और ऑब्वियसली अगर आप बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती। ESIC के अपने हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे आपको इलाज मिलता है, और इसको ESIC स्कीम बोलते हैं। ESIC में एक वेज लिमिट होती है। अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये तक है तो आप इस एक्ट में कवर्ड हो ESIC में। और कोई भी वो कंपनी जिसमें कम से कम 10 लोग काम कर रहे हैं, उनको अपने एम्प्लॉयज़ का ESIC कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ता है। केरल जलवायु लचीला कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकरण, केरल सरकार का एक प्रोजेक्ट है, केरला क्लाइमेट रिजिलियंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन। इसके लिए लोन दे रहा है, $200 मिलियन। कौन दे रहा है? तो वर्ल्ड बैंक ही लोन दे रहा है। तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो केरल राज्य अपना जो एग्रीकल्चर है उसे क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना चाहता है, जिससे अगर क्लाइमेट चेंज भी हो तो कृषि पे दुष्प्रभाव ना पड़े, यानी हर तरह की जलवायु में एग्रीकल्चर संभव हो पाए। तो $200 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक उसे दे रहा है।
किस संगठन या विभाग ने करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न में अनुसूची विदेशी संपत्ति यानी शेड्यूल फॉरेन एसेट्स को सही ढंग से पूरा करने और फॉरेन सोर्सेज से आय की रिपोर्टिंग करने में सहायता करने के लिए असेसमेंट ईयर 25 के लिए कंप्लायंस कम अवेयरनेस कैंपेन जो है वो अभी अभी शुरू करा है। ये शुरू करा है हमारे सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम करता है। तो जो शेड्यूल एफए जिसे हम बोलते हैं फॉरेन शेड्यूल एफए यानी शेड्यूल फॉरेन एसेट्स, राइट, और जो इनकम रिपोर्टिंग होती है फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जिसे बोलते हैं शेड्यूल एफएसआई, ये दो शेड्यूल हैं, एक शेड्यूल एफएसआई और एक शेड्यूल एफए। ये ज़रूरी होते हैं, एक्यूरेटली कंप्लीट करना इन्हें ज़रूरी होता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। तो इसको लेके एक एक्ट है हमारी, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट ऑफ 2015, जिसमें फुल डिस्क्लोजर हमें करना होता है। तो उसी को लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को जागरूक कर रहा है, राइट। भारत का नया सीएजी कौन बना है? गिरीश चंद्र मुर्मू काफ़ी लंबे समय से थे, 2020 से थे, 4 साल से। अब जो नए बने हैं उनका नाम है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं, सीएजी बने हैं के संजय मूर्ति। ये आंध्र प्रदेश काडर के सीनियर आईएएस अफसर हैं, ठीक है। सीएजी, हमारे संविधान का आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में एक सीएजी होना चाहिए। ये ऑडिट का काम करता है, सरकारी एक्सपेंडिचर वगैरह जो हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करता है और पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट सबमिट करता है। भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है सीएजी को। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और एक संगठन है जिसको बोलते हैं एसओसाई यानी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। बेसिकली एशिया के विभिन्न कंट्रीज का जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है, जैसे भारत में सीएजी है, कहीं पे कुछ और है, तो एशिया के सभी कंट्रीज के जो सीएजी हैं रेस्पेक्टिवली, जैसे हमारे सीएजी है, तो जो ऑडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका संगठन है ये। इनकी 16वीं बैठक अभी नई दिल्ली में हुई थी और इसमें यह डिसाइड हुआ कि 3 साल के लिए इस संगठन के 2024 से 2027 तक चेयरमैन बनेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू 3 साल के लिए एसओसाई के चेयरमैन बने हैं। इस संगठन का हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है। यह संगठन 1979 में बना था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने जो निष्क्रिय ट्रेडिंग खाते हैं उनकी परिभाषा के संबंध में मानदंडों में ढील दी है। पहले 12 महीने अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट यूज नहीं करते थे तो वो इनएक्टिव बता दिया जाता था। अब कितने महीने यूज नहीं करेंगे तो इनएक्टिव बता दिया जाएगा? तो आंसर है 24 महीने। तो आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट कोई खोला है और अपना कोई ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, तो अगर आप 24 महीने उसे लगातार यूज नहीं करते तो फिर जो है आपका वो अकाउंट इनएक्टिव माना जाएगा। और अगर दोबारा एक्टिव करवाना है तो दोबारा फिर केवाईसी या वो सब करवाना पड़ेगा आपको, लेकिन 24 महीने का टाइम कर दिया गया, पहले सिर्फ 12 महीने था। और ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में पहले आता था सिर्फ या तो इक्विटी या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, लेकिन अब इसमें और भी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, इसमें आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, म्यूचुअल फंड, तो ऑफर फॉर सेल, ये सब भी जोड़ दिए गए हैं। यानी अगर कोई भी इस तरह का अकाउंट आपका है तो 24 महीने के अंदर अंदर एक बार तो कम से कम उसे यूज़ कर लीजिए, वरना वो इनएक्टिव कहा जाएगा। और रीएक्टिवेट करने के लिए फिर एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा। फॉर्चून मैगजीन न्यूयॉर्क से छपती है और बहुत पुरानी मैगजीन है, अब तो 100 साल होने वाले हैं इसे। तो मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस, दुनिया के बिजनेस में सबसे ताकतवर जो लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उसकी लिस्ट इन्होंने पहली बार निकाली है। नंबर 1 है एलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। टेस्ला, स्पेस एक्स, बहुत सारी कंपनियां, ट्विटर वगैरह सबके मालिक हैं ये। दूसरे नंबर पे है जेनसन हुआंग जो एनवीडिया कंपनी के मालिक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरे पे सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, फिर वॉरेन बफेट वगैरह। तो टॉप 3 या टॉप 1 और 2 आप बस याद रख लीजिए। इस लिस्ट में 12वें नंबर पे एक भारतीय भी है, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी एकमात्र भारतीय हैं जो इस लिस्ट में थे। वो 12वें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं बिजनेस में। इज दैट क्लियर? भारतीय स्टेट बैंक की कौन सी ब्रांच है? मुंबई ब्रांच, हॉर्निमन सर्कल ब्रांच मुंबई। इसको कितने साल हो गए हैं? 100 साल। तो इस उपलक्ष्य में 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 100 रुपए का सिक्का जारी करा है निर्मला सीतारमन ने। स्पेशल कॉइन है, इसे मुंबई मिंट के द्वारा ही मिंट किया जाएगा। तो 100 रुपए का सिक्का ये है। भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश के केंद्रीय बैंक ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? यानी लोकल करेंसी में हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंगे। ये हमने करा है मालदीव के साथ। मालदीव की करेंसी है रुपया और भारत की है रुपी। दोनों में हम लोकल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो करेंगे। ऐसा ही एक एग्रीमेंट हमने यूएई के सेंट्रल बैंक के साथ भी किया था।
स्काईवेज टू द फ्यूचर ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स फॉर एडवांस्ड एयर मोबिलिटी इन इंडिया, ये रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एडवांस्ड एयर मोबिलिटी परिवहन के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, खासकर भारत जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से रिपोर्ट तैयार करी है? तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से ये जो रिपोर्ट है ये तैयार की गई है। ये एडवांस्ड एयर मोबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप एक बहुत आबादी वाले इलाके में रहते हैं, यहाँ पे कहीं, और आपको यहाँ से निकलना है। अब ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा भारत में हो गई है, हर महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं, इवन जो पहाड़ी शहर है वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या यहाँ पे कोई ऐसी एक गाड़ी हो जिसमें आप बैठें, वो गाड़ी उड़े और आप यहाँ से निकल जाएं, यानी आप अपने आप को डीकंजेस्ट कर सकें? तो भारत के बहुत ही ज़्यादा घनत्व वाले जो आबादी वाले इलाके हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं, वहाँ पे एडवांस्ड एयर मोबिलिटी काम करती है। अब ये कैसे काम करती है? तो इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल टेक ऑन। कहने का मतलब है, मान लो एक विमान है, यानी कि एयरक्राफ्ट जिसमें आप बैठते हैं, नॉर्मल विमान, तो वो पहले काफ़ी तेज़ भागता है और फिर टेक ऑफ करता है, फिर उड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं जैसे ड्रोन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, इनको ये वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जो होती है उसमें कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इसके लिए एक पूरा प्लान बनाया है भारत की सरकार ने कि हम जो एडवांस्ड एयर मोबिलिटी है हम उसको कैसे लागू करेंगे। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये एक तरह का ड्रोन, एक तरह का एयरक्राफ्ट होता है। इसी तरह से शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग STOL, ये होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। तो ये सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और अच्छी खासी ग्रोथ हम देख रहे हैं अगले 15 सालों में। हम 15 सालों के बाद 1000 से ज़्यादा भारत में ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हो जाने चाहिए और 1 लाख फ्लाइट्स हमारी डेली हो जानी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, 1000 से ज़्यादा जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट हैं वो, और 1 लाख से ज़्यादा डेली फ्लाइट्स, ये हमने अगले 15 सालों में जो है वो प्रोजेक्ट करी हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। इतना ही नहीं, हमने जो ये एडवांस्ड एयर मोबिलिटी है, अर्बन एयर मोबिलिटी, इसके लिए भी प्लान बनाए हैं। तो इसके लिए एक इनिशियल स्टेज होगा जिसमें हम लो डेंसिटी कमर्शियल ऑपरेशंस पे काम करेंगे, हेलीपैड वगैरह बनाएंगे छोटे छोटे। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज होगा जिसमें हम एडवांस्ड ऑटोमेटेड एयर स्पेस मैनेजमेंट करेंगे, और फिर मैच्योर स्टेज होगा जब हम काफ़ी बड़े लेवल पे भारत में जो वर्टीपोर्ट्स वगैरह हैं इन सब का निर्माण करेंगे, राइट। तो हमारा अभी के लिए जो टारगेट है वो क्या है? अभी तो हम लो डेंसिटी और लो कॉम्प्लेक्सिटी वाले कमर्शियल ऑपरेशंस करेंगे। इनमें हम जो एग्जिस्टिंग हेलीपैड वगैरह हैं, अर्बन एयर मोबिलिटी नोड वगैरह, उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर बाद में हम 100 से ज़्यादा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स और 1000 से ज़्यादा फ्लाइट हम टारगेट कर रहे हैं इंटरमीडिएट स्टेज में, और फाइनली फिर हम 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और 1 लाख से ज़्यादा फ्लाइट्स हम टारगेट कर रहे हैं। अभी भारत में कितने एयरक्राफ्ट हैं? लगभग 800 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें ज़्यादातर इंडिगो के पास हैं। 65% से 70% तक मार्केट शेयर अभी इंडिगो के पास है, राइट। पर एडवांस्ड एयर मोबिलिटी एक ऐसी मार्केट है जो लगातार बढ़ रही है। इसमें हमें सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर, या जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग या STOL शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इन सब का इस्तेमाल भी करना है। तो ये जो एडवांस्ड एयर मोबिलिटी की मार्केट है ये कितनी हो जाएगी? ये मार्केट 2022 में लगभग $8.93 बिलियन के आसपास थी, और ये 2030 तक बढ़ के $45.12 बिलियन यानी 5 गुना से भी ज़्यादा होने का अनुमान इसका है। तो ये ध्यान रखिए। और अभी उड़ान योजना के 8 साल पूरे हुए हैं, उड़े देश का आम नागरिक उसको भी यही चलाता है। और उड़ान योजना को यही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और उड़ान योजना को अब 2036 तक के लिए यानी 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी 10 साल के लिए यानी 2026 तक। अब 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है यानी 2036 तक के लिए उड़ान योजना को लागू किया गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और किस संगठन ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ब्याज सब्सिडी योजना वर्टिकल पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन अभी किया? देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 तरह की होती है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे चलाता है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें हमें 2 करोड़ घर और बनाने हैं।
और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी अर्बन, इसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसको भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसमें हमें 1 करोड़ घर और बनाने हैं। तो इसके ऊपर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवास बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर। ठीक है, तो इसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है, शहरी द्वितीय चल रही है अभी, तो इसमें एक इंटरेस्ट सब्सिडी योजना चलती है जिसमें जो लोग हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया जाता है और उनको कई तरह के जो बेनिफिट हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह वो दी जाती है। तो ये बस इतना आपको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो द्वितीय है, ये सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी थी, द्वितीय वाली, राइट। और प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें अभी सितंबर 2024 से अगले 5 साल में 1 करोड़ घर हमें और बनाने हैं, यानी लोगों की हेल्प करनी है 1 करोड़ घरों को बनाने में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट कंप्लीटली अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ा के कितने रुपए कर दी है, जिससे जो फीचर फ़ोन उपयोग करता है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो बेसिक फ़ोन है, तो वो यूज़ करते हैं यूपीआई 123 पे, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं होती। इसमें आप आईवीआर का इस्तेमाल करके, जो इनवॉइस रिस्पॉन्स होता है फ़ोन में आईवीआर होता है, या मिस्ड कॉल से या साउंड बेस्ड पेमेंट वगैरह, उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं यूपीआई 123 पे। और यूपीआई 123 पे कब लॉन्च हुआ था? मार्च 2022 में। किसने किया था? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें एक ट्रांजेक्शन में आप 5,000 रुपये ही मैक्सिमम ट्रांसैक्ट कर सकते थे एक ट्रांजेक्शन में, लेकिन अब जो पर ट्रांजेक्शन लिमिट है 5,000 से बढ़ा के 10,000 कर दी है। तो आंसर है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। इतना ही नहीं, अब यूपीआई 123 पे में आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल भी होगा, जिससे ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल भी होगा यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन में। यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक यूपीआई लाइट होता है, यूपीआई लाइट, जिसमें छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। यूपीआई लाइट में आप एक ट्रांजैक्शन में 500 रुपये ही, पर ट्रांजैक्शन लिमिट थी 500, अब इसे बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया है। और यूपीआई लाइट का जो वॉलेट होता है आपका, आप उसमें 2,000 रुपये रख सकते थे, अब इसे बढ़ा के 5,000 कर दिया। यानी वॉलेट की लिमिट, वॉलेट की जो लिमिट है वो बढ़ा के जो है 2,000 से 5,000 कर दी है। और यूपीआई लाइट में जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बढ़ा के 500 से 1,000 रुपये कर दी है, और वॉलेट की लिमिट 2,000 से बढ़ा के 5,000 कर दी है। तो ये यूपीआई लाइट के बारे में ध्यान रखना है आपको। और अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव्स का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे बोलते हैं मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, उसके साथ भी एग्रीमेंट करा है। किस तरह का एग्रीमेंट है ये? लोकल करेंसी का इस्तेमाल करना व्यापार के लिए। तो जो भारत की करेंसी है रूपी और जो मालदीव की करेंसी है रुफिया, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। हालिया जानकारी के अनुसार कौन सी कंपनी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील को रिप्लेस करेगी? जेएसडब्ल्यू स्टील को रिप्लेस करेगी जोमेटो। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स होता है, इसमें 30 कंपनियां होती हैं, तो 30 बहुत बड़ी वेल फंडेड, राइट, बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां जिन्हें कहते हैं, वो होती हैं सेंसेक्स में। तो अब उसमें जेएसडब्ल्यू को रिप्लेस करेगी जोमेटो। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 1875 में शुरू किया गया था। दलाल स्ट्रीट मुंबई में लोकेटेड है ये। इसको शुरू करा था एक रुई यानी कपास के व्यापारी प्रेमचंद रॉय चंद ने। तो मुंबई में बेस्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। तो जोमेटो कंपनी के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 100 है और 50, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 जिसे बोलते हैं, जहां पे 100 सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, उनमें कुछ कंपनियां रिप्लेस हो गई हैं। अशोक लेलैंड, पाई इंडस्ट्री, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईआरसीटीसी, यूपीएल और एपीएल अपोलो ट्यूब, इनको हटा दिया गया है और इनकी जगह जो नई शेयर आए हैं, वो नई कंपनियां आई हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सुजलॉन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, संवर्धन मदरसन और पीबी फिनटेक शामिल हो गई हैं। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 50 है, उसमें एचडीएफसी लाइफ, भारत पेट्रोलियम, एलटीआई माइंट्री, ये सब हट गई हैं और इनकी जगह आ गई हैं जोमेटो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये ध्यान रखना है। बाकी जोमेटो के जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने अपनी नई कंपनी शुरू करी है। इस कंपनी का नाम है कंटिन्यू। ये हेल्थ केयर की कंपनी है, हेल्थ ट्रैकिंग एंड मेंटल वेलनेस की कंपनी है। तो इन्होंने ये कंपनी शुरू करी है, इसका नाम है कंटिन्यू। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक रिपोर्ट दी है जॉब्स एट योर डोर स्टेप?
अ जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया। जॉब्स एट योर डोर स्टेप को दिया है स्टार्स प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो स्टार्स प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्स प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये 2021 में ये स्टार्ट हो गया था ये प्रोग्राम, और ये चलेगा वित्त वर्ष 2025 जब खत्म होगा, यानी 5 सालों की अवधि के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक। तो इसमें नाम से पता चल रहा है स्टार्स में हम क्या करते हैं, हम शिक्षा पे जोर देते हैं, यानी जो टीचिंग लर्निंग है हम उसे मजबूत करते हैं, जैसे टीचर्स को ट्रेन करना जिससे वो बच्चों में अच्छी शिक्षा दे सकें, कौशल विकास। तो ये स्टार्स प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के फंड के साथ भारत के 6 राज्यों में चलाया गया था, हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल। यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता में हमें जो है वो सुधार करना है, और उसी के लिए विभिन्न हस्तक्षेप वो किए जा रहे हैं। तो स्टार्स पर जो ये योजना शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी बोलते हैं, शिक्षा मंत्रालय मतलब, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्स योजना स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों को बेहतर शिक्षा परिणाम और बेहतर श्रम बाजार परिणामों के लिए स्कूल से कार्यस्थल तक संक्रमण रणनीतियों से सीधे जुड़ाव के साथ हस्तक्षेपों को विकसित करने, लागू करने, मूल्यांकन करने और सुधार करने में सहायता करना है। अब इन्हीं 6 राज्यों में क्या स्थिति है जिनमें हमने स्टार्स प्रोग्राम चलाया था, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो इन्हीं 6 में वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि हमारा टारगेट यह होना चाहिए कि हर जिले में इन 6 राज्यों में कम से कम 20 से 30% माध्यमिक विद्यालय, यानी जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं वो हमें ओपन करने हैं। 20 to 30% हमें सेकेंडरी स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन करने हैं, और हर स्कूल में कम से कम 2 ऐसे ट्रेड हैं जो हमें बच्चों को सिखाने हैं। क्योंकि अगर हमें उद्योगों के लिए, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रेडी वर्कफोर्स चाहिए, तो हमें ट्रेड उन्हें सिखाना पड़ेगा, 2 कम से कम ट्रेड हमें उनमें सिखाने पड़ेंगे। बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, और इन सब में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है जॉब्स का। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? और वर्ल्ड बैंक की एक चीज़ और बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी अभी, पीपीपी यानी पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी एंड प्लेनेट रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में 119 मिलियन यानी 12.9 करोड़ सिटीजन हमारे ऐसे हैं जो अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। अत्यधिक गरीबी मतलब रोज के 180 रुपए से कम कमा रहे हैं। वो 180 रुपए पर डे या $2.15 पर डे से कम कमा रहे हैं। ऐसे भारत में जो लोग हैं वो हैं 12.9 करोड़ एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो जी रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक अभी एक इंडेक्स भी लेके आ रहा है जिसका नाम है बिजनेस रेडी इंडेक्स। बिजनेस रेडी इंडेक्स ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिप्लेस करेगा। अभी के लिए 50 कंट्रीज को कवर करेगा जिसमें इंडिया नहीं है, लेकिन 2026 तक ये 180 कंट्रीज को जो है कवर करेगा, उसमें इंडिया होगा। राइट? तो ये इसमें 3 पिलर हैं इस इंडेक्स में। कौन कौन से वो 3 पिलर हैं? एक तो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक है पब्लिक सर्विसेज और एक है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो 3 स्तंभ हैं इसके। पिलर नंबर 1 है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पिलर नंबर 2 है पब्लिक सर्विसेज और पिलर नंबर 3 है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। उनके ऊपर ये इंडेक्स टिका हुआ होगा। कौन सी कंपनी ने अभी अभी लोन लिया है $4.25 अमेरिकी अरब का, $4.25 बिलियन एशियाई विकास बैंक से लिया है, जिससे ये रिन्यूएबल एनर्जी में खर्च कर सके? तो ये कंपनी है टाटा पावर। ये कंपनी है टाटा पावर। इनफैक्ट टाटा पावर की एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। उन्होंने अभी अभी जो है ओमकारेश्वर करके एक जगह है, वहां पे सबसे बड़ा भारत का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमीशन करा है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने, 126 मेगावाट। हाल ही में एएम ग्रीन करके कंपनी है, उन्होंने काकीनाडा में जो अपना उद्योग लगाए हुए हैं क्लस्टर, उनको ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव पहल में शामिल कर लिया गया है। यह पहल किससे जुड़ी है? बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हैदराबाद की एक कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है ग्रीनको। हैदराबाद में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका नाम है ग्रीनको ग्रुप। ये ग्रुप शुरू करा था 2 लोगों ने, अनिल चलमशेट्टी और महेश कोहली। ग्रीनको ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रीनको ग्रुप जो है हैदराबाद का, इन्हीं की सब्सिडरी कंपनी है एएम ग्रीन। अब एएम ग्रीन एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रही है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। राइट? यहां पे क्या बनेगा? यहां पे ग्रीन अमोनिया बनेगी। क्या बनेगा यहां पे? ग्रीन अमोनिया। कितनी?
1 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया हर साल यहां पे बनेगी और ये प्लांट 2026 में शुरू हो जाएगा। 1 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया का प्लांट लगा रही है एम ग्रीन कंपनी, जो ग्रीनको कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, काकी नाडा करके जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे। अब ये जो प्लांट है ये पार्ट बन गया है ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव का, जो विश्व आर्थिक मंच का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने COP 26 जब हुआ था ग्लासगो में 2021 में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, तो COP 26 हुआ था ग्लासगो में 2021 में, वहां पे ये लॉन्च किया था TICI यानी ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव। इसमें जो भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, जैसे अब ये काकीनाडा क्लस्टर है, इसको डीकार्बनाइज करना है यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, तो उनको प्लांट को बड़ा बनाना, लेकिन इस तरह से कि वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, तो उनको ये उसमें हेल्प करेंगे। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस फैक्ट्री की काकीनाडा जो क्लस्टर है इनकी हेल्प करेगा डीकार्बनाइज करने में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में। इसके लिए इन्होंने 2021 में स्टार्ट किया था ट्रांजिशनिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इनिशिएटिव। तो जो भी क्लस्टर अपने आप को डीकार्बनाइज करना चाहते हैं वो इसका पार्ट बन सकते हैं। और एम ग्रीन कंपनी की काकीनाडा में जो 1 मिलियन टन क्षमता की ग्रीन अमोनिया फैक्ट्री है वो इस TICI का पार्ट बन गई है। हाल ही में जारी 24वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये इसका सेकंड क्वार्टर आ गया है, जुलाई से सितंबर, यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2025 चल रहा है, ये आपको पता होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो सेकंड क्वार्टर है जुलाई से सितंबर, उसके फिगर आ गए। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भारत का कितना हो गया? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब हमारी जो टोटल आबादी है भारत की, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो या तो काम कर रहे हैं या काम को सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं। इनटू 100 कर दो तो इसको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो आपको मैं दिखा देता हूं, ये देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर बात करें तो ये बढ़ के 50.4% हो गया। जो फर्स्ट क्वार्टर था अप्रैल से जून 2024 उसमें 50.1 था, यानी थोड़ी सी 30 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि देखने को इसमें मिली है। तो आंसर है 50.4%। यानी भारत की जितनी भी आबादी है उसमें 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग, ये आबादी भी 15 साल से ज्यादा की है और ये वाली भी 15 साल वाली ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो 15 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं भारत में, जितनी भी आबादी है हमारी, उसमें 50.4% लोग ऐसे हैं या तो वो काम कर रहे हैं या काम की खोज कर रहे हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है और सबसे कम दिल्ली में। ठीक है, सबसे कम दिल्ली में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? भारत में जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स मतलब अगेन वो लोग या तो या काम कर रहे हैं या काम खोज रहे हैं, उसको लेबर फोर्स बोलते हैं। उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है यानी बेरोजगार हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहा जाता है। तो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वो सबसे ज्यादा है। राइट, पूरे इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। कितनी है जम्मू कश्मीर में? 11.8%। दूसरे नंबर पे बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है ओडिशा में 10.6%। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ 10.4%। और सबसे कम की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 2.6%। सबसे कम बेरोजगारी दर भारत में दिल्ली में है 2.6%, फिर गुजरात में है 4% और फिर कर्नाटक में 4.8%। तो ये बात हो गई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं तो थोड़ा बेहतर हुई है। फर्स्ट जो क्वार्टर था इस फाइनेंशियल ईयर का 6.6 थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट आई है वो है 6.4%। उसके बाद एक फिगर और होता है WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये क्या होता है? ये हमारी पूरे देश की आबादी में कितने ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं यानी जो एम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये थोड़ा बेहतर हुआ है, 47.2% रहा जुलाई से सितंबर, यानी जो क्वार्टर 2 था अभी फाइनेंशियल ईयर 25 का, उसमें 47.2% था। कौन सा बैंक है जो यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहा है? भारत के 5 जिलों में जलवायु परिवर्तन को रोकने और एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाना जो क्लाइमेट चेंज को रोक पाए, क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट करे। तो इंडसइंड बैंक मिलकर काम कर रहा है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इंडसइंड बैंक का मुंबई में है। ये 5 जिले कौन से हैं? तो ये है बेगूसराय बिहार, धाराशिव महाराष्ट्र, बारां राजस्थान, बहराइच यूपी और विरुधुनगर तमिलनाडु। इसमें इनका कुछ और संगठन भी साथ दे रहे हैं, जैसे CSR ट्रस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, IIT गांधीनगर, गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये भी इनका साथ दे रहे हैं। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, एक बेसिकली क्या है, एक ग्लोबल संगठन है ये जिसको PCAF बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल।
ये नेदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी बोलते थे पहले देश को, नेदरलैंड, उन्होंने शुरू करा था ये 2015 में। आज ये एक ग्लोबल संगठन है। पहले ये नेदरलैंड के कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संगठन, उन्होंने शुरू करा था पीसीएएफ। ये क्या करता है, क्लाइमेट एक्शन को लेके जो अकाउंटिंग होती है, क्लाइमेट एक्शन को लेके जो भी अकाउंटिंग है उनके स्टैंडर्ड बनाता है। तो इसको ज्वाइन करने वाला भारत का दूसरा बैंक कौन सा बन गया है? पहला बैंक था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसने उसे ज्वाइन करा था सितंबर 2024 में, और दूसरा बैंक बना है पंजाब नेशनल बैंक। यानी ये बैंक ये दिखाना चाहता है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग को जो कमिटमेंट है हमारा, वो काफी अच्छा है। तो पीसीएएफ ज्वाइन करना बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि पीसीएफ का मतलब ये है आपके जो कार्बन एमिशन को लेके या क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो एकदम पुख्ता होंगे। तो आज ये ग्लोबल संगठन है। पीसीएफ स्टार्ट हुआ था नेदरलैंड से 2015 में, लेकिन आज ये एक ग्लोबल संगठन है। तो पहला बैंक भारत का जिसने पीसीएफ का मेंबर जो बना था वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन अभी जो दूसरा बना है वो है पंजाब नेशनल बैंक। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य सृजन के लिए कर्मचारियों को पुरस्कृत और प्रेरित करने के उद्देश्य से एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना स्टार्ट करी है। यानी अगर आपके बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो फिर आपको अतिरिक्त इंसेंटिव दिए जाएंगे सैलरी के ऊपर। तो ये जो है आपको ये बताना है कि जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, सरकारी बैंक हैं, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह हैं, उनके लिए ये जो इंसेंटिव होगा ये कितना होगा, तो उनकी जो सैलरी है उसका 100% तक उन्हें दिया जाएगा। देखिए, एक सरकारी बैंक होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, और एक प्राइवेट बैंक होते हैं। जैसे एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक। प्रॉब्लम ये होती है कि पंजाब नेशनल बैंक में जो टॉप के लीडर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब जो लोग होते हैं, इनकी सैलरी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट करा है, पहले भी करा था, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव बैंकिंग सेक्टर के लिए। यानी बैंक अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर उन्हें उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सब लोग हैं उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के लोग हैं उनको 100% तक उनके मूल वेतन का इंसेंटिव के तौर पे दिया जाएगा। तो आइए इसमें और देखते हैं इसको डिटेल में। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक तो अभी चेंज ये किया गया है कि जो पिछली योजना थी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, वो केवल होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए थी, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ वगैरह लेवल के लोग थे और कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। लेकिन अब जो नई योजना आई है उसमें जो चीफ मैनेजर यानी मुख्य प्रबंधक और उससे ऊपर के पद के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। ये इसलिए किया गया है जिससे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं और निजी क्षेत्र के बैंक, उनके बीच जो असमानता है मुआवजे को लेके, सैलरी को लेके, वो कम हो। तो जो एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा था कि जो नेशनलाइज बैंक हैं उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके सीईओ और जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उसके चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके लिए ये 100% होगा उनके मूल वेतन का। तो ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं जो उससे नीचे के लोग हैं, जैसे सीजीएम और जीएम यानी कि मुख्य महाप्रबंधक, चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, उनके लिए ये 90% होगा। ठीक है। उसके बाद उससे नीचे आते हैं डीजीएम और एजीएम यानी डेप्यूटी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उनके लिए 80% होगा। और मुख्य प्रबंधक कौन होता है? चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर लेवल का जो आदमी है उसके लिए ये 70% होगा उसके मूल वेतन का। तो ये ध्यान रखिए। और क्या ये सब पे लागू होगा? तो ये अगर मान लीजिए कोई ऐसा कर्मचारी है, कोई ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी भी बड़े लेवल का व्यक्ति है जिसकी बर्खास्तगी एक बार हो चुकी है, सेवा से निष्कासन हो चुका है या दंडित वो हो चुका है, तो वो उसके पात्र नहीं होंगे, वो इसका लाभ नहीं ले सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या हर बैंक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दे पाएगा? नहीं। उसके लिए 4 मानदंड हैं, 4 इंडिकेटर हैं या 4 पैरामीटर हैं। इनमें से 3 पे बैंकों को खरा उतरना होगा। ये 4 कौन से हैं? सबसे पहला, बैंक जो है उसका रिटर्न ऑन एसेट्स पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, यानी बैंक प्रॉफिट बनाना चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट्स पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के 1.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और अगर 1.5% से ज़्यादा हैं तो पिछले एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 आधार अंक का इंप्रूवमेंट उसमें होना चाहिए, 25 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट उसमें होना चाहिए नेट एनपीए में, और अदरवाइज वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अगर 1.5% से ज़्यादा हैं तो एनपीए में 25 आधार अंक का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया, जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर 50% से ज़्यादा है तो कम से कम उसमें इंप्रूवमेंट तो दिखना चाहिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है? मान लो एक बैंक है, उसका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है यानी जो वो रेवेन्यू कमा रहा है
मान लेते हैं 1 साल में वो 10 करोड़ है, और मान लेते हैं कि बैंक का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 7 करोड़ है। यानी बैंक का जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी बैंक कारोबार कर रहा है, उसका 70% तो उसकी कॉस्ट निकालने में ही चला जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने में, लोगों की सैलरी देना, ये सब जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। यानी बैंक बहुत अच्छी एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा है। तो ये 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर 50% से ज़्यादा है जो ये रेशो, यानी कॉस्ट टू इनकम रेशो, ये तो उसमें कम से कम इंप्रूवमेंट तो दिखना चाहिए। ये तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा क्राइटेरिया ये है कि जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, वो जो भी रिकमेंडेड है उससे 200 आधार अंक ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे बैंक के लिए 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मिनिमम होना चाहिए, तो उसमें 200 बेसिस पॉइंट मतलब 2%, यानी कम से कम 11% बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होना चाहिए। तो इन चार में से अगर 3 पैरामीटर पे बैंक खरा उतरता है तो फिर वो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ ले सकता है। और ये किसने डिसाइड करा? ये सारी चीजें एक कमेटी बनी थी। हमारा जो वित्तीय सेवा विभाग है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, उन्होंने कमेटी बनाई थी और एम नागराजू उसके चेयरमैन थे। एम नागराजू कमेटी ने डिसाइड करा है कि ये जो पूरा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, ये कैसे काम करेगा। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आयकर विभाग की स्थायी खाता संख्या यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 2 परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसमें कितना बजट सरकार ने अप्रूव करा है? पैन कार्ड आपको पता ही है क्या होता है, राइट? ये पैन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, कब आया था इंडिया में? पैन कार्ड भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करा था 1972 में। 1972 में। और आप जानते हैं ये एक 10 डिजिट नंबर होता है जो आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखा रहता है, जिसे हम पैन नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं। 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें अल्फाबेट भी होते हैं यानी ABCD, और नंबर भी होते हैं यानी 1 2 3 4 वगैरह। तो 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, पैन कार्ड के ऊपर लिखा होता है। पैन कार्ड का कॉन्सेप्ट इंडिया में 1972 में आया था। फिर एक एक्ट है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। उसका सेक्शन 139A ये कहता है कि पैन कार्ड आपके लिए मैंडेटरी है। तो इसको एक स्टैट्यूटरी बना दिया गया था 1 अप्रैल 1976 से। तो ये तो हुई पैन की बात। और ये एक अच्छा सवाल है। सेक्शन 139A धारा 139A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 का सेक्शन 139A के तहत हमें पैन कार्ड दिया जाता है, पैन नंबर दिया जाता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अब पैन 2 आ गया है, तो पैन 2 में सरकार फ्री अपग्रेड करेगी आपके लिए। पैन से पैन 2 अगर आपको चाहिए तो इसमें कितना खर्चा होगा? 1435 करोड़ रुपए सरकार इसमें खर्चा करेगी। 1435 करोड़, 1435 करोड़। तो इसमें क्या क्या फर्क होगा, जैसे मैं आपको एक बताऊं, अगर जो हमारा पुराना पैन है यानी ओल्ड पैन और अभी जो पैन 2 आया है, इसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? देखो, सबसे पहला तो जो आपका पुराना पैन है, जो ओल्ड आपका पैन है, बेसिकली उसमें एक दिक्कत ये है, उसमें QR कोड नहीं होता। दोनों ही 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम है। लेकिन नए वाले में पैन 2 में QR कोड होगा। QR कोड की वजह से इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। इसको आधार के साथ लिंक कर दिया जाएगा। पुराने वाले को आधार के साथ लिंक करना ऑप्शनल था, लेकिन नई वाले में ये मैंडेटरी होगा। और आधार लिंक होने की वजह से इसमें बायोमेट्रिक भी आ जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें होगी। फिर इसमें जो पैन है ये डिजिटल होगा और फिजिकल कार्ड जो है वो आपके लिए ऑप्शनल है। पुराने वाले पैन में उल्टा था, मेनली ये फिजिकल था और डिजिटल वाला आपके लिए ऑप्शनल होता था। फिर इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जैसे फ्रॉड डिटेक्टर वगैरह, ये सब होंगे इसमें, राइट? फ्रॉड प्रिवेंशन काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि आधार से लिंक कर दिया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, तो पैन 2 ज़्यादा सिक्योर होगा, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पूरी तरह से इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पेपरलेस होगा, तुरंत जनरेट हो जाएगा पैन आपका, डिजिटल पैन तुरंत आपका जनरेट हो जाएगा। तो क्या क्या फीचर हैं इसके? उपयोगकर्ता के लिए पहुंच को सरल बनाने के लिए पैन और टैन संबंधित सेवाओं के लिए एक ही पोर्टल होगा। पहले क्या था, एक्चुअली मल्टीपल पोर्टल थे पैन और टैन के लिए। जैसे एक आपका E-फाइलिंग पोर्टल था, फिर एक आपका पोर्टल था UTIITSL पोर्टल, एक आपका पोर्टल था जिसका नाम था प्रोटियन eGov पोर्टल। मतलब बहुत सारे पोर्टल थे। पैन और टैन की जो सेवाएं हैं वो मल्टीपल पोर्टल पे फैली हुई थी, लेकिन अब पैन 2 में सारी सेवाएं बस एक ही सिंगल एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड पोर्टल, यूनिफाइड पोर्टल पे होंगी, पैन 10 रिलेटेड सारी सेवाएं। तो ये है सरकार का पैन 2 प्रोजेक्ट। और 10 क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो भारत में लगभग 78 करोड़ लोगों के पास पैन नंबर है इस समय। और ये पूरा इको फ्रेंडली होगा क्योंकि डिजिटल होगा पूरी तरह से, तो कागजी कार्यवाही को कम करेगा।
कागज़ का इस्तेमाल नहीं होगा, कागज़ रहित होगा। पैन आपके लिए निःशुल्क जारी होगा पैन 2 प्रोजेक्ट में। आपके जो व्यक्तिगत और जनसांख्यिकीय डेटा उसको पैन डेटा वॉल्ट सहित उन्नत सुरक्षा उपायों के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा, यानी आपका पर्सनल और डेमोग्राफिक डेटा वो भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर और हेल्प डेस्क भी सरकार की तरफ से होगा जो आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर देगा। तो इतना बस आपको ध्यान रखना है पैन 2 के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौन से इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रहा है? बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा यानी बीएफएसआई सेक्टर में ये कॉमर्स बेस्ड स्किल कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। तो ये किसके साथ मिलकर कर रहा है? ये कर रहा है सीबीएसई के साथ मिलकर। तो आंसर है सीबीएसई। ये था हमारा वीडियो बैंकिंग अवेयरनेस का नवंबर 2024 का सेट 2 हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी दिसंबर के सेट 1 में।